दोस्तों, कुछ साल पहले एक देश था जो भारत को खुली चुनौती देता था। उसके डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते थे कि भारत हमारी टेक्नोलॉजी के लायक ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ड्रोन बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने तक कह दिया था कि हम भारत को कभी ड्रोन नहीं बेचेंगे। लेकिन आज वही देश अपने सबसे बड़े डिफेंस एसेट को भारत के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि तुर्की को अपना अरबों डॉलर का एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की नौबत आ गई? क्या तुर्की आर्थिक दबाव में है? क्या अमेरिका ने उसे मजबूर कर दिया, या फिर यह पूरा मामला उससे भी बड़ा है? और दोस्तों, आज की दूसरी खबर भी कम दिलचस्प नहीं है। एक इंटरनेशनल मिलिट्री रैंकिंग आई जिसमें भारत की एयरफोर्स को चीन से ऊपर रखा गया। बस फिर क्या था? चीनी मीडिया से लेकर उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स तक भड़क उठे। उनका कहना है कि यह रैंकिंग गलत है, भारत चीन से आगे हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या सचमुच भारत की एयरफोर्स चीन से बेहतर है, या फिर यह सिर्फ एक एल्गोरिथम का खेल है? आज की वीडियो में हम दोनों खबरों को केवल हेडलाइंस की तरह नहीं, बल्कि पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ग्राउंड रियलिटी के साथ समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि आने वाले वर्षों में एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कंपटीशन आखिर किस दिशा में जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उससे पहले भी भारत और तुर्की के रिश्तों में काफी तनाव देखने को मिला। तुर्की कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की की ड्रोन कंपनी बैकार के सीईओ हलुक बैरक्टार ने सार्वजनिक रूप से भारत को ड्रोन बेचने से इनकार किया था और पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी का समर्थन किया था। यानी संदेश बिल्कुल साफ था, भारत उनका ग्राहक नहीं बल्कि उनका रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी था। लेकिन अब अचानक खबरें आने लगीं कि तुर्की अपने रूस से खरीदे गए P0 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को किसी तीसरे देश को बेचने के विकल्प तलाश रहा है। कई रिपोर्टों में यूएई जैसे देशों का नाम सामने आया। कुछ डिफेंस एनालिस्ट्स ने भारत का नाम भी चर्चा में लिया। लेकिन क्या वास्तव में भारत को तुर्की का ड्रोन खरीदना चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे केवल राजनीति नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी जैसे कई बड़े कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि P2 आखिर है क्या। 3 दुनिया के सबसे उन्नत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसे रूस की अल्मज अंटे कंपनी ने विकसित किया है। यह केवल एयरक्राफ्ट को ही नहीं, बल्कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट, स्टेल्थ टारगेट और कुछ परिस्थितियों में हाइपरसोनिक थ्रेट को भी ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत केवल इसकी मिसाइल्स नहीं, बल्कि इसका मल्टी लेयर्ड डिफेंस कॉन्सेप्ट है। यानी एक ही सिस्टम अलग अलग दूरी पर आने वाले टारगेट को अलग अलग मिसाइल से नष्ट कर सकता है। लॉन्ग रेंज टारगेट के लिए अलग मिसाइल, मीडियम रेंज के लिए अलग और क्लोज रेंज के लिए अलग। यही वजह है कि कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे एयर डिफेंस की दुनिया का शील्ड कहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 4 इतना अच्छा है तो भारत तुर्की वाला 5 क्यों नहीं खरीद सकता? इसका पहला कारण है इंटीग्रेशन। दोस्तों, कोई भी आधुनिक हथियार अकेले काम नहीं करता। आज का युद्ध केवल टैंक, मिसाइल और फाइटर जेट का युद्ध नहीं है। आज का युद्ध है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। भारत ने अपने P6 को सीधे भारतीय एयर डिफेंस नेटवर्क यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS से जोड़ा है। यही सिस्टम पूरे देश के राडार, एवेक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, ग्राउंड राडार और मिसाइल बैटरीज को एक साथ जोड़कर रियल टाइम इंफॉर्मेशन साझा करता है। मतलब अगर लद्दाख में कोई राडार किसी दुश्मन एयरक्राफ्ट को देखता है तो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड में दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स तक पहुंच सकती है। यही असली ताकत है। अब सोचिए, अगर तुर्की वाला एक्सपोर्ट वर्जन P7 भारत खरीद भी ले तो क्या वो इसी नेटवर्क में आसानी से जुड़ जाएगा? उत्तर है नहीं। उसके लिए सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बदलने पड़ेंगे, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस अलग होगी और पूरी लॉजिस्टिक्स चेन बदल जाएगी। यानी करोड़ों नहीं, अरबों रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। अब दूसरा बड़ा कारण, मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, हर पेट एक जैसा नहीं होता। किस देश को कौन सी मिसाइल मिलेगी ये रूस तय करता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की को सबसे लंबी दूरी वाली 46 मिसाइल नहीं मिली थी। हालांकि रूस और तुर्की ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की। दूसरी तरफ भारत ने भी सार्वजनिक रूप से कभी नहीं बताया कि उसे कौन कौन सी मिसाइल्स मिली हैं। यानी दोनों सिस्टम्स की वास्तविक क्षमता सार्वजनिक रूप से स्पष्ट ही नहीं है। तो फिर एक अधूरी जानकारी वाले सिस्टम पर भारत अरबों डॉलर क्यों खर्च करेगा? और दोस्तों, तीसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी रूस किसी देश को एडवांस डिफेंस सिस्टम बेचता है तो उसके साथ एंड यूजर एग्रीमेंट होता है। यानी
खरीदने वाला देश रूस की अनुमति के बिना उस सिस्टम को किसी तीसरे देश को बेच ही नहीं सकता। मतलब अगर तुर्की चाहे भी तो भी रूस की मंजूरी के बिना पनाइन भारत या किसी और देश को नहीं बेच सकता। और अगर भविष्य में भारत को अतिरिक्त पिटन बैटरीज चाहिए भी तो भारत सीधे रूस से खरीद सकता है। बीच में तुर्की की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात कुछ और है। जिस देश ने कभी कहा था हम भारत को ड्रोन नहीं बेचेंगे, आज वही देश अपने सबसे महंगे डिफेंस एसेट को बेचने की चर्चा में क्यों है? क्या यह केवल आर्थिक दबाव है? क्या अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश है? या फिर तुर्की को अब एहसास हो गया है कि जियोपॉलिटिक्स में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ राष्ट्रीय हित होते हैं? यही सवाल इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा बवाल बाकी है, क्योंकि अगली खबर में चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। एक इंटरनेशनल मिलिट्री रैंकिंग ने भारतीय वायुसेना को चीन से ऊपर रख दिया और इसके बाद चीनी मीडिया से लेकर उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स तक ने इस रैंकिंग को भ्रामक और अधूरी बताना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं आज की दूसरी और शायद सबसे दिलचस्प खबर पर, क्योंकि इस बार विवाद किसी सीमा पर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री रैंकिंग पर शुरू हुआ है। कुछ दिनों पहले वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA ने अपनी नई ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग जारी की। दिलचस्प बात यह रही कि इस रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLIAF यानी चीन की वायुसेना से ऊपर स्थान दिया गया। बस यहीं से चीन में बवाल शुरू हो गया। सरकारी मीडिया, डिफेंस एनालिस्ट और कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इस रैंकिंग को तुरंत खारिज करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच भारत की एयरफोर्स चीन से बेहतर है या फिर यह रैंकिंग केवल कागजों पर अच्छी दिखती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर WDMA रैंकिंग बनती कैसे है। केवल एयरक्राफ्ट गिनने से कोई एयरफोर्स मजबूत नहीं बन जाती। अक्सर लोग सोचते हैं जिस देश के पास ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे वही सबसे ताकतवर होगा। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर अब केवल संख्या का खेल नहीं रह गया है। अगर ऐसा होता तो इतिहास में कभी छोटी सेनाएं बड़ी सेनाओं को हराती ही नहीं। WDMA भी केवल एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं गिनती, ये कई अलग अलग पैरामीटर्स को जोड़कर रेटिंग तैयार करती है, जैसे एयरक्राफ्ट फ्लीट का बैलेंस, मिशन रेडीनेस, मेंटेनेंस एफिशिएंसी, पायलट ट्रेनिंग, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, फोर्स प्रोजेक्शन, एयरक्राफ्ट डाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी और सबसे महत्वपूर्ण, अगर युद्ध लंबा चले तो कौन सी एयरफोर्स लगातार लड़ सकती है। यानी सिर्फ एयरक्राफ्ट होना काफी नहीं, उन्हें उड़ाने, रिपेयर करने, हथियार उपलब्ध कराने और लगातार कॉम्बैट में बनाए रखने की क्षमता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर चीन नाराज क्यों हुआ? दोस्तों, अगर केवल संख्या देखी जाए तो चीन भारत से काफी आगे दिखाई देता है। विभिन्न सार्वजनिक मिलिट्री एस्टिमेट्स के अनुसार चीन के पास 3000 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, जबकि भारत का फ्लीट इससे काफी छोटा है। चीन के पास 12 स्टेल्थ फाइटर, 13 मल्टी रोल फाइटर, H-6 बॉम्बर, Y-20 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मॉडर्न टैंकर्स और तेजी से बढ़ता ड्रोन फ्लीट भी मौजूद है। इसके अलावा चीन के पास अपनी पूरी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। यानी अगर युद्ध में नुकसान होता है तो चीन कई प्लेटफॉर्म्स खुद बनाकर उसकी भरपाई कर सकता है। यही चीन का सबसे बड़ा एडवांटेज माना जाता है। फिर भारत ऊपर कैसे आ गया? यही वो सवाल है जिसने चीन को सबसे ज्यादा परेशान किया। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत केवल उसके एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि उसके लोग हैं। भारतीय पायलट्स दुनिया के सबसे कठिन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करते हैं, चाहे सियाचिन की ऊंचाई हो, लद्दाख की पतली हवा, राजस्थान का रेगिस्तान या फिर समुद्री क्षेत्र। भारतीय एयरफोर्स लगभग हर प्रकार के टेरेन में लगातार अभ्यास करती है। इसके अलावा भारत के पास वास्तविक कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है। कारगिल वॉर, बालाकोट एयर स्ट्राइक, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार ऑपरेशंस, इन सब ने भारतीय वायुसेना को वास्तविक युद्ध का अनुभव दिया है। इसके विपरीत चीन के पास पिछले कई दशकों में फुल स्केल एयर कॉम्बैट का अनुभव बहुत सीमित रहा है। यही कारण है कि कई मिलिट्री एनालिस्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस को आज भी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मानते हैं। भारत की असली ताकत क्या है? आज इंडियन एयरफोर्स के पास केवल एक प्रकार का फाइटर नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड मिक्स मौजूद है। रफाल, पेटीन, पिस्टीन, 15 अपग्रेड LCA तेजस, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, नेट्रा AW&C, फाल्कन एवेक्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क और P11 जैसी आधुनिक मिसाइल शील्ड, ये सभी मिलकर एक लेयर डिफेंस तैयार करते हैं। यानी हर प्लेटफॉर्म का अपना अलग रोल है और यही बैलेंस WDMA जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण मानती हैं।
लेकिन क्या चीन की बातें पूरी तरह गलत हैं? नहीं, और यही हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। चीन ने जिस बात पर आपत्ति जताई उसमें कुछ तथ्य भी हैं। आज का युद्ध केवल फाइटर एयरक्राफ्ट से नहीं जीता जाता। ड्रोन स्वार्म, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर अटैक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एसेट्स, इंटीग्रेटेड मिसाइल फोर्स, ये सभी मॉडर्न वॉरफेयर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इन क्षेत्रों में चीन ने पिछले 10 वर्षों में भारी निवेश किया है। विशेष रूप से चीन का ड्रोन प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ड्रोन प्रोग्राम्स में गिना जाता है। विंग लॉन्ग, CH सीरीज, स्टेल्थ UAV, लोयल विंगमैन कॉन्सेप्ट्स, इन पर चीन लगातार काम कर रहा है। यानी अगर केवल एयरफोर्स को अलग से देखा जाए तो तस्वीर एक प्रकार की होगी, लेकिन अगर पूरे जॉइंट मिलिट्री नेटवर्क को देखें तो तस्वीर बदल सकती है। तो क्या रैंकिंग सही है? दोस्तों, मेरी राय में इस रैंकिंग को न पूरी तरह सही माना जा सकता है और न पूरी तरह गलत। ये केवल एक असेसमेंट मॉडल है। कोई भी रैंकिंग कभी भी वास्तविक युद्ध का विकल्प नहीं हो सकती। इतिहास हमें यही सिखाता है कि युद्ध केवल टेक्नोलॉजी से नहीं जीते जाते, बल्कि ट्रेनिंग, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्री, इकोनॉमी और सबसे बढ़कर देश की इच्छा शक्ति से जीते जाते हैं। आने वाले वर्षों में असली मुकाबला कहाँ होगा? भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। AMCA 5th जनरेशन फाइटर, 17 TDBF, घटक UCAV, कैट्स, वॉरियर, नई एवेक्स परियोजनाएं और इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स, इन सभी पर काम जारी है। दूसरी तरफ चीन 14 6th जनरेशन फाइटर कॉन्सेप्ट्स, हाइपरसोनिक वेपन्स, AI इनेबल्ड वॉरफेयर और अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम्स पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी अगले 10 वर्षों में एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कंपटीशन केवल सीमा पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी लैब्स, फैक्ट्रीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के बीच होगी। जो देश इनोवेशन में आगे निकलेगा वही भविष्य की लड़ाइयों में बढ़त बनाएगा। दोस्तों, आज की दोनों खबरें हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं। पहला, जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित होते हैं। और दूसरा, किसी भी देश की ताकत केवल उसके हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता से तय होती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना वास्तव में चीन से बेहतर है, या फिर चीन की आपत्ति में भी दम है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम केवल खबरें नहीं बताते, खबरों के पीछे छिपी पूरी रणनीति, पूरी कहानी और पूरा सच आपके सामने रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।